नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको डील करने के लिए सबसे पहले जो भी आइटम्स है ट्रायल बैलेंस के उसको आप पढ़िए और उसमें आप टिक कर लीजिए कि ये वाला आइटम बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। अगर बैलेंस शीट बनाने बोला है तो आपके दिमाग में बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहना चाहिए और ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम में आप टिक करते जाइए कि ये आइटम्स कहाँ जाएगा। उसके बाद फिर आप एडजस्टमेंट पढ़िए और एडजस्टमेंट कौन सा आइटम के लिए रिलेवेंट है वहाँ पर आप टिक मार्क रखिए। और फिर ये दोनों दिमाग में रख के, आइटम्स को दिमाग में रख के और एडजस्टमेंट को दिमाग में रख के आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, और फिर बैलेंस शीट बनाइए। दिस इज सिंपल। अब देखिए, सबसे पहले लिखा है स्टॉक। स्टॉक कहाँ जाता है? स्टॉक जाता है इन्वेंट्री में। फिक्स एसेट कहाँ जाता है? पीपीई में जाएगा। सन्ड्री सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल में। स्टाफ एडवांस कहाँ जाता है? ये जाता है शॉर्ट टर्म एडवांसेस में जाता है। कैश ऑन हैंड और बैंक बैलेंस कहाँ जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये तो नकली एसेट है, ये कहाँ जाता है? अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगा अगर एमोटाइजेबल आफ्टर 12 मंथ्स है। और अगर एमोटाइजेबल विद इन 12 मंथ्स होता तो अदर करंट एसेट्स में जाता है। तो यहाँ पर अदर करंट नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। फिर बिल रिसीवेबल है तो ये तो ट्रेड रिसीवेबल में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल में जाएगा। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा? ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। नेट प्रॉफिट और पीएनएल अकाउंट, ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स में ही जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में जाएगा। और अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, जब आपको सारा ये आप टिक मार लिए, अब आप पढ़िएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 1 लाख। 1 लाख आप ट्रांसफर कहाँ से करते हैं? पीएनएल से करते हैं। तो पीएनएल में 1 लाख घट जाएगा और जनरल रिजर्व में 1 लाख बढ़ जाएगा। ये वाला आप याद रखिएगा और जनरल रिजर्व में 1 नंबर मार लीजिए क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि डायरेक्टर रिकमेंडेड 6% डिविडेंड। अब यहाँ रिकमेंड किया है, पेमेंट नहीं किया या डिक्लेयर नहीं किया, बस रिकमेंड किया है, तो इसको तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। अगला है आउट ऑफ डेटर्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। देखिए, डिस्क्लोजर होता है जब डेटर्स आप लिखते हैं तो 6 मंथ के अंदर क्या क्या डेटर्स है उसको लिखते हैं और अदर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 मंथ वाला दिया हुआ है तो इसको आपको सेग्रीगेट करके लिखना पड़ेगा। अगला है सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूडेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 2,10,000 वाइल रिमेनिंग आर फॉर एक्सपेंसेस। ये भी डिस्क्लोजर है, हम लोग क्रेडिटर्स को बांट के लिखते हैं, क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। तो हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो अलग अलग लिख देंगे। लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा इज सिक्योर्ड अंडर स्टॉक। देखिए, स्टॉक से वो सिक्योर्ड है, ये चीज़ हमको बताना पड़ता है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो जब नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन लिख रहे होंगे तो वहाँ पर ये भी लिख देंगे कि इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 178,000 वाइल इट फेस वैल्यू इज 160,000। ये हम लोग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। अब देखिए आंसर को। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया, ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन सा हम लोग का आइटम था उस हिसाब से हम लोग फॉर्मेट बना लिए। और फॉर्मेट के बाद फिर नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखते हैं तो शेयर कैपिटल लिख दिए 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच। ये कैसे आया? आपको लिखा होता कि 40 लाख है हम लोगों का कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपये का फेस वैल्यू है, तो 40,000 इक्विटी शेयर आ गया। तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 40 लाख। फिर रिजर्व में लिखेंगे, जनरल रिजर्व लिखते हैं, पीएनएल लिखते हैं, तो लेकिन जनरल रिजर्व में ऐड करना होगा 1 लाख क्योंकि ये एडजस्टमेंट था, और पीएनएल में लेस करना पड़ेगा 1 लाख। लेकिन पीएनएल जब लिखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट लिखेंगे और फिर लेस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। तो दोनों आएगा, वो रिजर्व आ जाएगा 8,80,000, उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे। फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा था तो 6 लाख लिख दिए, लेकिन डिस्क्लोजर यहाँ दे दिए कि सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक। तो ट्रेड पेबल्स में लिखिए क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कितना था, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस कितना था, ये भी एडजस्टमेंट में था। अदर करंट लाइबिलिटीज में अनक्लेम डिविडेंड जो था वो लिख दिया हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर टैक्स जितना था वो लिख दिए। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लिखना था, लेकिन यहाँ पर डिस्क्लोजर था कि फेस वैल्यू भी लिखना था, मार्केट वैल्यू भी लिखना था, तो दोनों हम लोगों ने लिख दिया। फिर अगला है अदर नॉन करंट एसेट्स में शेयर इशू एक्सपेंस था। जो शेयर इशू एक्सपेंस था वो हम लोग राइट ऑफ करते हैं। अगर 12 मंथ से पहले रहता तो हम लोग उसको अदर करंट एसेट्स में डालते हैं, अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो अदर नॉन करंट एसेट्स में डाल रहे हैं, तो इसीलिए डालें यहाँ पर। और लिख भी दिया अमोटाइजेबल आफ्टर 12 मंथ बिकॉज दिस इज डिस्क्लोजर। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल में भी हम लोगों ने लिखा डेटर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ और अदर। फिर कैश नहीं, कैश इक्विवेलेंट में कैश बैंक डाल दिया। अब शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में स्टाफ एडवांसेस आया। ओके, और फिर जिससे नोट्स टू अकाउंट बना वैसे ही हम लोग बना दिए हैं हम लोग अपना बैलेंस शीट। और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है, तो इसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कैसे आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। और इसका नोट्स टू अकाउंट भी हम लोग देंगे।
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो पीबीटी आएगा, उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेस कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर पीरियड आएगा। ठीक है, अब हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल्स, सेल्स जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, डिस्काउंट रिसीव्ड यह जाएगा अदर इनकम में, डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट अलाउड है वो कोई भी एक्सपेंस का हेड में नहीं जा रहा था, इसीलिए अदर एक्सपेंसेस में भेज देंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी जाएगा चेंज इन स्टॉक में। फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ये भी जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। फिर कैरेज इनवर्ड ये भी जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसीलिए बार बार हम लोग बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। अगला आइटम है सैलरी, सैलरी बोनस टू स्टाफ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सारा जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं इसीलिए फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन का हेड है उसमें डाल देंगे। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस भी कोई हेड में नहीं जा रहा तो अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द करंट ईयर, यानी कि पीबीटी से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखिए किस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम्स एक्सपेंसेस में लेस किए हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे बना था, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में हम लोग क्या क्या लिखे हैं, सैलरी बोनस स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। फिर फाइनेंस कॉस्ट में हम लोग जो इंटरेस्ट था वो लिख दिए, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लिखिए। फिर अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन सा आया, डिस्काउंट अलाउड आया और अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आया। तो इसी तरह से हम लोगों का टोटल एक्सपेंस निकल गया, और टोटल एक्सपेंस निकल गया तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो पीबीटी आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेस किए तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बोला है और बहुत सारा डेटा दिया है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मूला बना लीजिएगा। फॉर्मूला में क्या लिखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। अब हम लोग पढ़ते हैं आइटम्स को। सबसे पहले सेल, अब सेल दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी चेंज इन स्टॉक में जाएगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, परचेस रिटर्न परचेस से लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस कर देंगे। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहीं गलती से आप सेल को सेल रिटर्न से लेस ना करें, ऐसा भी हो सकता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी ये जाएगा आपका फाइनेंशियल कॉस्ट में। फिर फाइनेंस मिसलेनियस इनकम है, रिवेन्यू ऑपरेशन के अलावा जो भी इनकम होता है अदर इनकम में जाएगा, इसीलिए मिसलेनियस इनकम भी इनकम में चला जाएगा अदर इनकम में। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, ये कैरेज इनवर्ट की तरह है तो इसलिए ये भी जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। फिर बोनस, सैलरी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट तो वहाँ जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए अलग हेड बनाए थे तो वहाँ चला जाएगा डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कहाँ जाएगा, यह जाएगा फाइनेंशियल कॉस्ट में। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल कॉस्ट में जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सन्डे एक्सपेंसेस, ये सारा एक्सपेंसेस जाएगा हम लोग अदर एक्सपेंसेस में, क्योंकि इसके लिए कोई हेड अलग से अलॉट नहीं किए थे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और एफजी 5 लाख 6 लाख है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में और एफजी जाएगा चेंज इन स्टॉक में। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट रेट्स, टैक्सेस वर इतना इतना आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करके रख देंगे। मिसलेनियस इनकम रिसीवेबल वाज 10,000 तो ये भी हम लोग वहाँ पर ऐड कर देंगे मिसलेनियस इनकम के साथ। अगला कह रहा है कि बैड डेट हुआ है 50,000 का, तो बैड डेट के लिए अलग से तो कोई हेड नहीं था इसलिए अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। फिर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वर 20,000, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,20,000 है तो वहाँ से लेस कर देंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। फिर बोल रहा है कि प्रोविजन बनाना है इनकम टैक्स का 2 लाख का, तो जब पीबीटी करेंगे तो उसमें लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। वैसे ही यहाँ पर किए हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को आंसर को पढ़ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाना है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे भी आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन या पीएनएल का क्वेश्चन मिलता है तो जितना भी आइटम्स है उसमें आप टिक कर लो कि ये वाला आइटम्स आप कहाँ भेजोगे। उसके बाद आइटम्स को दिमाग में रख के आप फॉर्मेट बनाओ, और जब फॉर्मेट में आप बनाओगे उसके बाद फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पढ़ के देख लो कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ लग रहा है। जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ पर आप पॉइंट आउट करके रख लो। उसके बाद फिर सारे को दिमाग में रख के बना लो आप फॉर्मेट के साथ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारा डेटा दिया गया है। सबसे पहले हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि 2000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये डिस्क्लोजर है और आपको ये चीज़ लिखना पड़ता है कहाँ, शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में। सब देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 10 लाख, फेस वैल्यू 10 का, यानी 1 लाख शेयर है, जिसमें से कि 2000 जो शेयर है वो हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू कर दिए हैं, तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। फिर कॉल्स इन एरियर था तो कॉल्स इन एरियर को तो लेस कर देंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ,
ये देखिए जब भी आप लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल तो वहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि 6 मंथ से कम का कौन सा है और 6 मंथ से ज़्यादा का कौन सा है, तो वो भी आप ये बाइफर्केशन करके दिखा देंगे। उसके बाद आपको अगला एडजस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट दिया गया कि जब खरीदे थे उसका कॉस्ट कितना था, और ट्रायल बैलेंस में दिया है कि WDV कितना है, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा, वो हम लोग को मिल जाएगा। फिर अगला बोल रहा है कि द बैलेंस ऑफ 1.5 लाख इन द लोन अकाउंट विथ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर आप देखिए आपको बोल रहा है कि जो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था 1.5 लाख का, उसमें से कि 7.5 लाख का ऐसा इंटरेस्ट है जो कि इंटरेस्ट एक्रू हुआ है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। तो जो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं, आपको याद होगा तो अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे। अब जो लोन फॉर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था उसको तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में। और जहाँ लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में लिखेंगे तो 1.5 लाख नहीं लिखेंगे, 1.5 लाख माइनस 7500 लिखेंगे। ये 7500 को हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन। ओके, अगला एडजस्टमेंट में क्या रहा था, सॉरी इसी एडजस्टमेंट में एक और बात कहा है कि लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो जब आप लोन लिखिएगा तो वहाँ आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगला जो एडजस्टमेंट है वो है बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 2000 विद परफेक्ट बैंक विच इज़ नॉट अ शेड्यूल बैंक। तो ये आपका डिस्क्लोजर है। जब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे तो बैंक का अमाउंट जब लिखेंगे तो वो वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 2000 जो है वो नॉन शेड्यूल बैंक में है और बाकी जो है वो शेड्यूल बैंक में है। फिर अगला एडजस्टमेंट में क्या रहा है कि कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन एट 1.5 लाख विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। देखिए कुछ इरेक्शन ऑफ मशीन के लिए कुछ खर्चा लगा था जो कि अभी भी इनकम्प्लीट है, दिस इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहीं शो नहीं करते हैं, फुट नोट में दर्शाते हैं, तो यहाँ पर फुट नोट में दिखा देंगे। तो अब देखिए जो आइटम्स था ट्रायल बैलेंस में उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि कौन सा कहाँ जाएगा, और जो भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ा वो एडजस्टमेंट को हम लोग वहाँ मार्क करते हुए चलेंगे, ताकि जब हम लोग फाइनल बनाए आंसर तो हम लोग हर चीज़ को दिमाग में रख के बनाएं। सबसे पहले लिखा है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा तो शेयर कैपिटल लिख देंगे, कॉल सिनेरियर शेयर कैपिटल से लेस होता है तो उसको लेस कर देंगे। फिर लैंड बिल्डिंग और ये प्लांट एंड मशीनरी पीपीई में जाएगा तो पीपीई में कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर ये भी पीपीई में जाएगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। लोन फॉर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री में जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। सन्डी डेटर जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में। एडवांस जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। प्रोपोज डिविडेंड कहाँ जाता है, अदर करंट लायबिलिटीज में जाता है। अगर आपको याद होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। कैश एंड कैश एट बैंक एंड कैश एट हैंड ये भी जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। लोन जो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल जो है वो ट्रेड पेबल्स में ही जाता है। अब आपको इसी को लिखना है, साथ में आपको ये भी लिखना था कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ 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 के लिए है। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो डिस्क्लोजर है इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, तो वहाँ पर 1 नंबर से हम लोग कर दिए। दूसरा जो था वो है ट्रेड रिसीवल ऑफ 52,000 आर ड्यू एंड नॉट, ये ट्रेड रिसीवल में आप डाल दीजिएगा, ट्रेड रिसीवल में आप 2 नंबर लिख लीजिएगा। तीसरा बोल रहा है कि कॉस्ट इतना यानी कि वहाँ डेप्रिसिएशन निकलने वाला है, तो ये जो एडजस्टमेंट है वो 3 है, तो 3 नंबर आप लिखिएगा लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के पास। फिर चौथा में क्या रहा था कि लोन फॉर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 7500 इंक्लूड है जो कि इंटरेस्ट एक्रूड है बट नॉट ड्यू है, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4। अगला था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो बैंक है उसमें बैंक में 2000 जो है वो शेड्यूल बैंक में नहीं है, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है, तो इसीलिए आप कैश एंड बैंक में जाकर के 5 नंबर लिख लीजिएगा। अब जो छठा वाला है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी कहीं शो नहीं होगा तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इस आंसर को देखिए, इस आंसर को हमने कैसे प्रेजेंट किया है। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल तो आप लोगों ने लिख लिया, लेकिन याद रखिएगा शेयर कैपिटल में लेस कॉल सिनेरियर होता है, ठीक है, तो वो भी आपने कर लिया। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पीएनएल ऐड कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरेंग्स में देखिए यहाँ पर 2 था, एक था टर्म लोन यानी कि जो लिए थे हम लोग स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए, तो वहाँ पर वो लिख लिए। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन था। अब सिंस ये तो सिक्योर्ड लोन था ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि दिस इज सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी, तो जो बाकी जो होगा अनसिक्योर्ड होगा तो अनसिक्योर्ड लिख लिया हम लोगों ने। फिर अदर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट अगर नॉट ड्यू फॉर लोन था 7500 का, याद होगा आपको। उसका प्रपोज डिविडेंड जो था वो तो डिविडेंड पेबल है, तो उसको भी हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया। फिर जो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर था उसको डेप्रिसिएशन लेस करके हम लोग यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स के अंदर लिख देंगे। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल एफजी था। ट्रेड रिसीवेबल में आपको डिस्क्लोजर था कि जो 6 मंथ के अंदर है वो आपको लिखना है, और अदर जो है वो भी आपको लिखना है, तो वो भी आपने लिख लिया। कैश एंड बैंक में आपको बैंक में जो था वो आपको बताना था कि परफेक्ट बैंक बैंक के अंदर 2000 का अमाउंट है जो कि नॉन शेड्यूल बैंक है, तो वो भी आपने लिख लिया। बाकी जो कंटिजेंट लायबिलिटी था वो आपको फुट नोट में लिखना था, तो आपने फुट नोट में लिख दिया कि एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर 1.5 लाख। ओके, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा, जैसे भी आपको बैलेंस शीट बनाने बोले या फिर पीएनएल बनाने बोले, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप हर एक आइटम को पढ़ोगे और फिर उसमें टिक करते जाओगे कि ये वाला आइटम कहाँ जाएगा, ये वाला आइटम कहाँ जाएगा, ये वाला आइटम कहाँ जाएगा। उसके बाद ये दोनों को दिमाग में रख के आप फॉर्मेट बनाओगे और धीरे धीरे पोस्ट करोगे। और याद रखिएगा, जो भी आपको एडजस्टमेंट दिया गया है वो एडजस्टमेंट को आप टिक मार्क रखिएगा। अगर एक एडजस्टमेंट, एक नंबर का एडजस्टमेंट यहाँ पर है तो वहाँ पर आप टिक मार्क रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंपनी का 40,000 शेयर है, 10 रुपये ईच करके। तो ये आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। जब आप नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल लिखिएगा तो वहाँ पर ऑथराइज कैपिटल में लिखिएगा 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप में देखिएगा कितना है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रायल बैलेंस देखिएगा तो वहाँ पर इक्विटी शेयर लिखा है कि 300 है, यानी 300 ये 1000 के अंदर है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच। उस हिसाब से फिर आप बनाइएगा। फिर अगला आपको बोल रहा है कि द कंपनी ऑन एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू टू रिवैल्यू द लैंड एट 3,60,000। आपको कह रहा है कि जो लैंड का वैल्यू है उसको रिवैल्यू करना है। तो देखिए, जो भी चीज़ हम लोगों का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है वो एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका दो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी दो इफेक्ट होगा, एक लैंड को बढ़ाएंगे 1,20,000 से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी 1,20,000 से बढ़ाएंगे, क्योंकि रिवैल्यू कर रहे हैं ना। ठीक है, तो जब रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व चला जाएगा और लैंड के अंदर लैंड आ जाएगा, लैंड बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला है डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड एट द रेट 10%। देखिए, अगर आप ट्रायल बैलेंस देखिएगा तो वहाँ पर एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, और फिर से हम लोग प्रपोज डिविडेंड कर दिए हैं 10% का। तो 10% किसका, 300 का, इक्विटी शेयर कैपिटल का 10%। तो 300 का 10% 30 रुपया। अब ये इसका भी दो इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट होगा कि अप्रोप्रिएशन से लेस हो जाएगा। पीएनएल में जो भी हम लोग अप्रोप्रिएशन करते हैं उसको लेस करते हैं, तो पीएनएल में अप्रोप्रिएशन से लेस हो जाएगा, और बाकी इसको अदर करंट लायबिलिटीज में दिखा देंगे, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज में जाता है। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ मशीनरी। द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वॉज 10,000, द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 8,000। कह रहा है कि 1/4/2011 को एक मशीन बिका था, पार्ट ऑफ द मशीन बिका था, जिसका कॉस्ट था 10,000, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाए थे हम लोग 8,000 का, और उसको बेच करके हम लोग को मिला 4,000। तो रॉन्ग एंट्री यहाँ पर क्या पोस्ट कर दिया गया है, सस्पेंस अकाउंट बन गया ना। तो रॉन्ग एंट्री पोस्ट किया हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 4/4। और हम लोग को करना क्या चाहिए था, प्लांट एंड मशीनरी शेयर करने के बाद 4 मिला है, तो 4 जब मिला है तो बैंक को डेबिट करेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी 10 का चला गया है तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। सिंस यहाँ पर उस पर डेप्रिसिएशन लगाए थे 8, तो 8 भी गया। तो जब डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो डेबिट करेंगे, इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8 किए, बैंक डेबिट 4 किए, टू प्लांट मशीनरी 10 किए, और बाकी जो बचा वो इनकम हो गया, तो टू पीएनएल 2। इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को जब डेबिट किए, इसका मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 8 को लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो वहाँ से लेस कर देंगे 8। उसके बाद है बैंक 4 है, तो पहले भी बैंक 4 करना था डेबिट, अभी भी 4 डेबिट किए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को लेस करना है 10 से, प्लांट एंड मशीनरी को लेस कर देंगे 10 से, और टू पीएनएल, यानी कि जो भी सेल हुआ है उस पर जो प्रॉफिट कमाया है वो अदर इनकम में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करना क्या था, हम लोगों को सस्पेंस हटाना था, तो सस्पेंस ऑटोमेटिकली हट गया। जब हम लोग बैंक को डेबिट कर दिए तो सस्पेंस ऑटोमेटिकली हट गया। अब हम लोग इसका बैलेंस शीट और पीएनएल बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आप बैलेंस शीट बना सकते हैं या फिर पहले आप पीएनएल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट ही बनाते हैं। आप पीएनएल या बैलेंस शीट कोई भी ऑर्डर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर लिखते हैं एसेट। अब पहले हम लोग यहाँ सारे आइटम्स पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन सा कहाँ जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो लैंड एट कॉस्ट दिया, यानी पीपीई में जाएगा, प्लांट मशीनरी पीपीई में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, इन्वेंट्री में जाएगा, बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, एडजस्टेड परचेस हम लोग परचेस में लिखेंगे, और फैक्ट्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हम लोग अदर एक्सपेंस में डाल लेंगे पीएनएल के लिए, सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल के लिए अदर एक्सपेंस में जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट हम लोग फाइनेंशियल में डालेंगे, ये भी पीएनएल के लिए है। इंटरिम डिविडेंड पेड एप्रोप्रिएशन से हम लोग लेस करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। एप्रोप्रिएशन कहाँ से लेस करते हैं, जब पीएनएल से लेस करेंगे एप्रोप्रिएशन, और उसी चीज़ को तो हम बैलेंस शीट में डालते हैं। तो बैलेंस शीट का आइटम हुआ। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो दिया हुआ है, फिर 10% डिवेंचर है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चला जाएगा। फिर पीएनएल अकाउंट है, ये चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, सेल ये पीएनएल में जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ट्रेड पेबल्स ये ट्रेड पेबल्स में आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये टेंजिबल से लेस हो जाएगा। उसके बाद है सस्पेंस अकाउंट तो अभी हम लोग क्लियर कर ही दिए। तो आप समझ गए कि आपको कैसे कैसे बनाना है। तो आप सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाइएगा, इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या लिखिएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस तो आएगा ही। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है कोई, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप लिखिएगा।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सा है, 10% डिवेंचर, वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में लिखिएगा आप, तो करंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सा है, एक ट्रेड पेबल है और एक अदर करंट लाइबिलिटीज़ है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ कैसे आया, जो कि हम लोग फाइनल डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर किए हैं, तो हम लोगों का अदर करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो ही चीज़ें लिखें, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़, और बाकी कोई करंट लाइबिलिटीज़ का है नहीं आइटम। फिर एसेट्स में लिखेंगे, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में पीपीई लिखना पड़ेगा, क्योंकि पीपीई है, लेकिन पीपीई में बस टेंजिबल है, इंटेंजिबल नहीं है, तो इंटेंजिबल को नहीं लिखेंगे, टेंजिबल को लिखेंगे। फिर करंट में ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक है और इन्वेंट्री है, तो हम लोग लिख लिए। अब हम लोग नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल में लिखेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखेंगे, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल लिखेंगे। इसमें से लेस करेंगे कॉल सिनेरिया, यहाँ कॉल सिनेरिया था नहीं, इसीलिए हम लोग लेस किए नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखेंगे, और पीएनएल में ओपनिंग बैलेंस और प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर तो दिया हुआ नहीं है, इसको छोड़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर अभी पीएनएल से निकालेंगे तब उसको यहाँ पर लिखेंगे। लेस अप्रोप्रिएशन करेंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो होगा। इंटरिम डिविडेंड जो 18 रुपये का था उसको हम लोग लेस करेंगे। 18 रुपये कहाँ से आया, जहाँ पर डेटा लिखा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएशन में इंटरिम डिविडेंड को हम लोग लेस किए। फिर फाइनल डिविडेंड जो हम लोग डिक्लेयर किए हैं 10% का 30, तो उसको भी हम लोग लेस किए। फिर लॉन्ग टर्म बोराइंग्स की बात करें तो 10% डिवेंचर था, तो 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोराइंग्स के अंदर आया। उसके बाद फिर फाइनल डिविडेंड जो था, ये तो ट्रायल बैलेंस के बाहर था, तो इसका दो इफेक्ट पड़ेगा। एक इफेक्ट पड़ा कि अप्रोप्रिएशन लेस किए, और दूसरा इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आया। उस बार टेंजिबल में लैंड था, तो लैंड में रिवोल्यूशन रिजर्व ऐड किए। फिर आगे हम लोगों का लैंड का वैल्यू, फिर प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग सेल लेस किए। सेल कौन सा सेल लेस किए, जो भी प्लांट एंड मशीनरी का सेल से दो दो हज़ार का हम लोगों को अदर इनकम आया था, वही वाला हम लोग यहाँ पर लेस किए। लेस करने के बाद इसका एक्चुअल वैल्यू मिला 760। इसमें से हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हम लोग का डेटा दिया गया वहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,72,000 का था, लेकिन एक 172 में 8 तो हम लोग पहले से ही लेस कर दिए हैं, क्योंकि जब हम लोग बेचे थे 10 का प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से 8 तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, तो पहले 172 में 8 लेस कर दिए। फिर अब इसमें ऐड करना है इस बार का जितना डेप्रिसिएशन है। इस बार का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 760 का 10% यानी 76, तो उसको ऐड कर दिए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या आया, 172 माइनस 8, पहले वाला 8 हटाए, प्लस इस बार का जितना था डेप्रिसिएशन 76 उसको ऐड किए, तो नेट में हम लोगों का प्लांट एंड मशीनरी आया 520। इस हिसाब से टेंजिबल का हम लोगों का नोट्स टू अकाउंट खत्म हुआ, तो टेंजिबल का हम लोग लिख दिए। बाकी जो एसेट है जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री, ये सब हूबहू डेटा में दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाया, डायरेक्टली लिख दिए। अब हम लोग पीएनएल बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। कौन सा चीज़ मिसिंग है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर नहीं मालूम है, जिसकी वजह से हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम लोग इस प्रॉफिट को निकालने के लिए पीएनएल भी बनाएंगे। तो पीएनएल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन में आपको 700 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 700 दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल। उसके बाद अदर इनकम में लिखते हैं। अदर इनकम में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, 2,00,000 का जो था वो हम लोग अदर इनकम में लिखें। उसके बाद एक्सपेंस में हम लोग लेस करेंगे परचेस। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आता था, लेकिन उसमें क्या आता था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उस पर जो खर्चा लगा कैरेज इन वर्ड, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो उतना कुछ तो यहाँ दिया हुआ नहीं, खाली परचेस दिया हुआ था, इसलिए परचेस, कॉस्ट ऑफ परचेस यहाँ पर लेस किए। अब बारी आता है फाइनेंशियल कॉस्ट का, लेकिन अब फाइनेंशियल कॉस्ट में तो कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब भी आपको डेटा में डिवेंचर दिया रहे तो वो हिडन एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पर लिखा है 10% डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर का मतलब कि यहाँ पर डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी होगा, डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी होगा। जब भी आपको डिवेंचर दिखे और डिवेंचर के साथ परसेंटेज दिखे, यहाँ पर जैसे कि 10% डिवेंचर है, यानी कि 10% इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, उस इंटरेस्ट को आपको पीएनएल में लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट देखे हैं, तो 200 का 10% कितना था, 20, तो 20 का डिवेंचर इंटरेस्ट था, इसीलिए इसको हमको फाइनेंशियल कॉस्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा। फिर डेप्रिसिएशन जो था वो तो था ही 76 का, तो वो भी लिख दिया हम लोगों ने। और बाकी जो भी एक्सपेंस था वो तो अदर एक्सपेंस में जाएगा। अदर एक्सपेंस में कौन कौन सा एक्सपेंस था, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ था, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ था, तो 120 करके आ रहा था। तो 120 हम लोग वहाँ पर भी करें, और फिर हम लोग देखें कि टोटल एक्सपेंस बट टोटल रेवेन्यू क्या था। जैसे मिला तो वैसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया। सिर्फ यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं था, इसीलिए हम लोग आगे नहीं किए, नहीं तो फिर अभी पीबीटी करते, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स करते, और फिर हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता। सिंस यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर नहीं था, इसलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया, इसी प्रॉफिट का हम लोग बैलेंस शीट के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे। जैसे 166 प्रॉफिट आ गया, तो फिर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में मिल गया। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस मिल गया, तो हम लोग का पूरा बैलेंस शीट भी पूरा हो गया। तब हम लोग देखेंगे कि मेरा बैलेंस शीट टैली भी कर गया है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।